नमस्कार प्यारे साथियों, पुनः स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल यूके टीचिंग परीक्षा पर। जुड़ जाइए एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ, कॉपी कलम उठा लीजिए और मेरे साथ आपको नोट्स बनाते हुए चलना है। आगामी उत्तराखंड सहायक अध्यापक की दृष्टि से महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं सिलेबस बाय सिलेबस हमारी चल रही हैं, ठीक है, जिसमें हमारा 85% सिलेबस कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अब हमारा 15% सिलेबस और है, इसी मंथ आखिरी तक हम उसे भी क्या कर लेंगे, समाप्त कर लेंगे। जुड़ जाइए, सिलेबस बाय सिलेबस हम चर्चा परिचर्चा कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा संकलन है, ठीक है, जुड़ जाना है। आगामी अगर आयोग आपके लिए क्वेश्चन बनाएगा तो कैसे क्वेश्चन बनेंगे, कहाँ से बनेंगे, जितना भी महत्वपूर्ण होगा हम इसमें चर्चा परिचर्चा करेंगे, जानेंगे मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान व मानसिक स्वास्थ्य के बारे में, ठीक है। आपके सिलेबस में है, ठीक है, जितना भी आपके लिए एडवांस लेवल का होगा उन सभी के बारे में चर्चा परिचर्चा करेंगे। बाकी पीडीएफ की चिंता आप छोड़ दीजिए, आप टेलीग्राम में यूके टीचिंग परीक्षा सर्च करोगे तो वहाँ ग्रुप में जुड़ सकते हैं, वहाँ आपको पीडीएफ मिल जाएगा। सारे पीडीएफ आपको संडे में मैं क्या करा दूंगा, प्रोवाइड करवा दूंगा। नहीं तो वीडियो के नीचे मोर के नीचे डिस्क्रिप्शन ओपन करोगे तो वहाँ भी आपको टेलीग्राम का लिंक हो गया, व्हाट्सएप का लिंक हो गया और पीडीएफ का लिंक मैं अटैच कर दूंगा, ठीक है। तो बात करूं अगर मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान के अर्थ परिभाषा की, तो मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का शाब्दिक अर्थ होता है मस्तिष्क को स्वस्थ या निरोग रखने वाला विज्ञान, ठीक है। आपका मस्तिष्क को क्या, जो आपका माइंड है, मस्तिष्क है, उसे स्वस्थ व निरोग रखने का विज्ञान ही क्या है, मानसिक विज्ञान है, ठीक है। जिस प्रकार शारीरिक स्वास्थ्य विज्ञान का संबंध शरीर से है, उसी प्रकार मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का संबंध मस्तिष्क से है। इस तरह मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान वह विज्ञान है जो मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने, मानसिक रोगों को दूर करने और इन रोगों की रोकथाम का उपाय बताता है, ठीक है। गुड ने क्या बोला, गुड महोदय ने बोला कि मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान आधुनिक शताब्दी का लोकहितकारी आंदोलन है। आपसे बोलेगा कि किसका स्टेटमेंट है कि मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान आधुनिक शताब्दी का लोकहितकारी आंदोलन है, तो गुड महोदय ने बोला, ठीक है। और मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान को क्या आरंभ करने का श्रेय किसे जाता है, CW बियर्स को जाता है। इंपोर्टेंट है, दो क्वेश्चन बन गए कि किसने मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान को आधुनिक शताब्दी का लोकहितकारी आंदोलन कहा, तो गुड ने कहा। इसको आरंभ करने का श्रेय किसे जाता है, CW बियर्स को जाता है। कब जाता है, कब किया, 1908 में किया। कब किया, 1908 में किया, ठीक है। और देखो इनकी एक पुस्तक है, ए माइंड दैट फाइंड इट सेल्फ, ठीक है, ए माइंड दैट फाइंड इट सेल्फ आप लिख लेना, किसकी है, CW बियर्स की पुस्तक है, ए माइंड दैट फाइंड इट सेल्फ। किसकी पुस्तक है, तो डब्ल्यू सी बियर्स की पुस्तक है, इंपोर्टेंट है, ठीक है। इनमें उन्होंने प्रकाशित किया। इस आंदोलन का सूत्रपात चिकित्सालयों में पागलों की दशा में सुधार करने के लिए किया जाता है, ठीक है। जो ये आंदोलन है इसका सूत्रपात क्यों किया गया, जो चिकित्सालयों में क्या है, पागल हैं, जो क्या है, मेंटली रूप से डिस्टर्ब है, मानसिक रूप से क्या है, परेशानी में है, मानसिक रूप से क्या है, डिस्टर्ब है, उनकी दशा में सुधार करने के लिए क्या इस आंदोलन का प्रारंभ किया था। और मानसिक स्वास्थ्य आंदोलन अमेरिका डेराथियो ने चलाया था। अमेरिका में किसने, महिला थी, दोराथियो, ठीक है, दोराथियो, एक मिनट, दो राथियों ने चलाया। किसने चलाया, दो राथियों ने चलाया, ठीक है। और अगर भारत में पूछेगा तो भारत में इसे चलाने का श्रेय किसे जाता है, आप मुझे कमेंट में बताएंगे, नहीं तो मैं आपको बताऊंगा अंतिम में, ठीक है। जो जुड़ा रहेगा उसे मैं बताऊंगा, ठीक है। अगर देखो इससे एक क्वेश्चन आपके लिए इंपोर्टेंट बनता है, क्या पूछ लेगा, आपसे पूछेगा विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। मुझे जितने भी मेरे साथी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मुझे बताना कि विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, और मैं इसका आंसर आपको बताऊंगा सेशन के अंत में कि विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, इंपोर्टेंट है, ठीक है। तो आइए आगे चर्चा परिचर्चा कर लेते हैं। मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का शाब्दिक अर्थ है मस्तिष्क को स्वस्थ या निरोग रखने वाला विज्ञान, ठीक है। जो आपके मस्तिष्क को स्वस्थ रख रहा है, निरोग रख रहा है, उसके बारे में इसमें चर्चा परिचर्चा है, वही क्या है, मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान है। मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान वह विज्ञान है जो मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने, मानसिक रोगों को दूर करने और इन रोगों की रोकथाम के लिए उपाय बताता है, वही क्या है, वही मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान है। अगर आप मस्तिष्क या मानसिक रूप से स्वस्थ होंगे तभी आप किसी भी क्षेत्र में क्या कर पाएंगे, कार्य कर पाओगे, ठीक है।
क्रो एंड क्रो ने क्या बोला, मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान वह विज्ञान है जिसका संबंध मानव कल्याण से है। इन्होंने क्या बोला, जो मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान है कौन सा विज्ञान है, जिसका संबंध मानव कल्याण से है और जो मानव संबंधों में सब क्षेत्रों को प्रभावित करता है वही मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान है। ठीक है, ड्रेवन ने क्या बोला कि मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का अर्थ क्या है, मानसिक स्वास्थ्य के नियमों की खोज करना और उसके संरक्षण के उपाय करना ही क्या है, मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान है। स्किनर महोदय बता दिया है, इनके हमने लर्निंग का जो थ्योरी थी, ठीक है, सीखने का सिद्धांत हमने जाना है स्किनर, थॉर्नडाइक, पावलोव का। ठीक है, सिलेबस में है, इंपॉर्टेंट है, पिछले जिसने नहीं देखी है वीडियो देख के समझ सकता है कि जो स्किनर का है, पावलोव का है, थॉर्नडाइक का है, इनका जो सिद्धांत है इसका शिक्षा मनोविज्ञान में शिक्षा में किस प्रकार की उपयोगिता है, व्यवहार बालक के व्यवहार के में परिवर्तन किस प्रकार किया जाता है, वहां हमने चर्चा परिचर्चा की है। ठीक है, स्किनर महोदय ने क्या बोला, मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का मुख्य संबंध अधिक स्वस्थ मानव संबंधों का विकास है। इसका अर्थ है व्यक्तियों के व्यवहार में अर्जित ज्ञान को दैनिक जीवन से प्रयोग करना है क्या है, मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान ने। कॉलसैनिक महोदय ने बोला कि मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान नियमों का समूह है जो व्यक्ति को स्वयं तथा दूसरों के साथ शांति में रहने के योग्य बनाता है। ठीक है, हेडफील्ड ने बोला कि मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का संबंध मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा और मानसिक अव्यवस्थापन को दूर करना है। ठीक है, आइए जानते हैं इसके कुछ मीनिंग, जानेंगे, जान लिया, अब इसके डेफिनेशन जान लेते हैं किसके, मेंटल हेल्थ के। ठीक है, मानसिक स्वास्थ्य का अर्थ व्यापक है, इसका स्पष्टीकरण करते हुए कुप्पूस्वामी ने लिखा है, यह दैनिक जीवन में भावनाओं, इच्छाओं, महत्वाकांक्षों और आदर्शों में संतुलन रखने की योग्यता है। इसका अर्थ है जीवन की वास्तविकताओं का सामना करने और स्वीकार करने की योग्यता है। ठीक है, लेडिल महोदय ने क्या बोला कि मानसिक स्वास्थ्य का अर्थ क्या है, वास्तविकता के धरातल पर वातावरण में पर्याप्त सामंजस्य करने की योग्यता ही क्या है, मानसिक स्वास्थ्य है। ठीक है, हेडफील्ड ने क्या बोला कि सामान्य रूप से मानसिक स्वास्थ्य संपूर्ण व्यक्तित्व का सामंजस्यपूर्ण पूर्णता के साथ कार्य करना ही क्या है, मानसिकता है। ठीक है, इसके पहलुओं को अगर बात करें तो इसे स्किनर ने दो पहलुओं में बांटा, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। ठीक है, जो सकारात्मक पहलू है, पॉजिटिव है, उसमें प्रारंभिक अवस्था में मानसिक रोगों की खोज करना, ऐसे रोगों की रोकथाम करना और समाज के व्यक्ति को स्वस्थ करना क्या पॉजिटिव में रखा गया। नेगेटिव में क्या रखा गया कि नकारात्मक जो पहलू है, मानसिक रोगियों की अधिक उदारता और कुशलता से चिकित्सा करना और उन्हें समाज के योग्य बनाना। ठीक है, अन्य विद्वानों के अनुसार उपचारात्मक पहलू दिया, ठीक है, निरोधात्मक पहलू दिया और संरक्षणात्मक पहलू दिए। मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान के उद्देश्यों की बात करें तो क्रो एंड क्रो ने क्या बोला कि स्वस्थ व्यक्ति के विकास एवं जीवन के अनुभवों के संबंधों को समझकर मानसिक अव्यवस्थाओं की रोकथाम। ठीक है, दूसरा पॉइंट बताया कि व्यक्ति एवं समूह के मानसिक स्वास्थ्य का संरक्षण करना। तीसरा पॉइंट बताया मानसिक रोगों को दूर करने के उपायों को खोजना और उनका प्रयोग करना। ठीक है, मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति की विशेषताओं की बात करें तो सहनशीलता होती है, आत्मविश्वास होता है, जीवन दर्शन निश्चित होता है, संवेगात्मक परिपक्वता का प्रमाण देता है, वातावरण का क्या ज्ञान देता है और सामंजस्य की योग्यता होती है जो स्वस्थ मानसिक वाले व्यक्ति होते हैं। ठीक है, निर्णय लेने की योग्यता होती है, उनमें वास्तविक संसार में निवास करते हैं, उनके बारे में समझ होती है, परख होती है। नेक्स्ट पॉइंट है शारीरिक स्वास्थ्य के प्रति वो ध्यान देते हैं, आत्मसम्मान की भावनाएं उनमें होती है, व्यक्तिगत सुरक्षा की भावनाएं होती हैं और आत्म मूल्यांकन की क्षमता उसमें होती है, जो क्या होते हैं मानसिक रूप से क्या होते हैं, स्वस्थ होते हैं। ये उनकी क्या है, ये उनकी विशेषताएं हैं। ठीक है, देखो मुझे बताना कि फ्रेडसन ने मानसिक स्वास्थ्य का कौन सी परिभाषा दी थी। ठीक है, फ्रेडसन ने क्या बोला कि मानसिक स्वास्थ्य व अधिगम की सफलता में घनिष्ठ क्या है, संबंध है। ठीक है, देखो प्लांट की एक पुस्तक है, ठीक है, उन्होंने उसमें क्या बताया, परिवार की निर्धनता को उत्तरदायित्व माना। ठीक है, कि उन्होंने क्या बताया, बताओ मुझे उन्होंने पर्सनालिटी एंड कल्चरल पैटर्न नाम की पुस्तक किसने लिखी, प्लांट महोदय की है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। आइए, ये हमारा क्या मानसिक स्वास्थ्य से जितना इंपॉर्टेंट था इस बुक में क्या था आपके लिए, उसके बारे में हमने परिचर्चा की है। अब हम कुछ एक्स्ट्रा जान लेते हैं कि जो मानसिक स्वास्थ्य के कारण होते हैं क्या होती हैं, निर्धनता होगी। निर्धनता पहला क्या होगी आपकी, गरीबी होगी। ठीक है, गरीबी होगी। दूसरा आपका हीन भावना हो गया। ठीक है, ये कारण है।
ठीक है। बिगड़े हुए मानसिक स्वास्थ्य के कारण हो सकते हैं निर्धनता, गरीबी होगी, हीन भावना होगी, असुरक्षा की भावना होगी, आत्मविश्वास की कमी होगी, सौतेली माता या सौतेली पिता का होना, माता पिता का हद से अधिक प्यार हो गया, बच्चों में भेदभावपूर्ण व्यवहार हो गया, माता के पिता के बहुत ऊंचे आदर्श हो गए, क्या हो गए, आदर्श हो गए, और उसी के साथ खंडित घर हो गए, ठीक है। पड़ोस हो गया, ठीक है, हैंड राइटिंग पे ध्यान मत देना, पड़ोस हो गया, ठीक है, सुन लेना, ठीक है। बुरी संगति होगी, ठीक है, बुरी संगति होगी, ठीक है, बुरी संगति, ये भी मेंटल को प्रभावित करने वाली वो हैं, ठीक है। फिल्में होगी और स्कूल का प्रतिरूप वातावरण हो गया, ठीक है। इन्हें दूर करने की विधियां कौन कौन सी हो सकती हैं, बताना मुझे, विधियां बता देना मुझे, ठीक है। विधियां आप मुझे क्या करेंगे, कमेंट में मुझे इनकी विधियां आप कमेंट करेंगे, ठीक है। शिक्षक के मानसिक स्वास्थ्य के उन्नति वाले कारक कौन से हो सकते, कार्यभाग में कमी, पद की सुरक्षा, वेतन में वृद्धि व नियमित वेतन, शारीरिक स्वास्थ्य व मानसिक स्वास्थ्य की सुरक्षा, विद्यालय में जनतांत्रिक वातावरण, सामाजिक सम्मान की प्राप्ति, शिक्षक संघों का गठन किया जाए, शिक्षण सहायता सामग्री, मनोरंजन साधनों की व्यवस्था, शिक्षण दशाओं में सुधार, ये क्या हो सकते हैं, शिक्षक के मानसिक स्वास्थ्य को उन्नति करके कारक हो सकते हैं। मानसिक स्वास्थ्य की विधियां क्या होती है, एक निदानात्मक विधियां होती है, एक उपचारात्मक होती हैं। निदानात्मक में प्रश्नावली होती है, व्यक्ति इतिहास विधि होती है, उपलब्धि परीक्षण होता है, निरीक्षण विधि होता है, साक्षात्कार होता है, बुद्धि परीक्षण होता है, अनौपचारिक होता है, और उपचारात्मक में निर्देशन, परामर्श, विश्लेषणात्मक विधि, मनोचिकित्सक हो गया, मनोअभिनय हो गया, ठीक है, संगीत चिकित्सा हो गया, जल चिकित्सा, समूह चिकित्सा, शल्य चिकित्सा, ठीक है। ये इसकी क्या है, प्रमुख विधियां हैं। तो आज हमने क्या मानसिक स्वास्थ्य के बारे में परिचर्चा की है। अब हम इसी का एक नेक्स्ट टॉपिक जान लेते हैं, समायोजन, भग्नाशा, तनाव व संघर्ष के बारे में, ठीक है। क्या होता है समायोजन, समायोजन का अर्थ क्या होता है, जब कोई व्यक्ति अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है तो वह अपनी परिस्थिति या वातावरण से समायोजन कर लेता है, पर यदि उसे सफलता नहीं मिलती है तो उसमें असमायोजन उत्पन्न हो जाता है। लक्ष्य प्राप्ति के लिए परिस्थिति के अनुकूल बनाना या परिस्थिति के अनुकूल हो जाना ही क्या है, समायोजन कहलाता है। यह समायोजन व्यक्ति अपनी क्षमता योग्यता के अनुसार करता है, ठीक है। बोरिंग, लेगफील्ड व विल्ड महोदय ने क्या बोला, समायोजन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा क्या होता है, प्राणी अपनी आवश्यकताओं और इन आवश्यकताओं की पूर्ति को प्रभावित करने वाली परिस्थिति में संतुलन रखता है, ठीक है। गेट्स व अन्य के अनुसार क्या बोला कि समायोजन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने और अपने वातावरण के बीच संतुलित संबंध बनाए रखने के लिए अपने व्यवहार में परिवर्तन करता है, ठीक है। गेट्स व अन्य ने एक परिभाषा और दी कि असमायोजन व्यक्ति और उसके वातावरण में असंतुलन का उल्लेख करता है, ठीक है। समायोजन के लक्षण क्या होते हैं, तो संतुलन हो गया, परिस्थिति का ज्ञान, नियंत्रण तथा अनुकूलन धारणा होगी, ठीक है, पर्यावरण तथा परिस्थिति से लाभ उठाना हो गया, साहसी एवं समस्या का समाधान युक्त निकालना हो गया, समाज के अन्य व्यक्तियों का ध्यान हो गया, ठीक है। तो ये समायोजन जाना। अब जानते हैं भग्नाशा क्या होता है, ठीक है। भग्नाशा का अर्थ परिभाषा जान लेते हैं, ठीक है, मीनिंग एंड डेफिनेशन जानते हैं। व्यक्ति की अनेक इच्छाओं और आवश्यकताएं होती हैं, वह उनको संतुष्ट करने का प्रयास करता है, जब तक वह सफल नहीं होता है बीच में बाधाएं और क्या आशंकाएं उत्पन्न होती हैं। ये बाधाएं उसकी आशंकाओं को पूर्ण रूप से आंशिक रूप से भंग कर देती हैं। ऐसी दशा में वह भग्नाशा का अनुभव करता है। भग्नाशा तनाव और असमायोजन की वह दशा है जो हमारी किसी इच्छा का आवश्यकताओं के मार्ग में क्या करता है, बाधा आने से उत्पन्न होती है। हम भग्नाशा के अर्थ को और अधिक स्पष्ट करने के लिए दो परिभाषाएं दे सकते हैं, एक गुड महोदय ने दी, एक कॉलसैनिक महोदय ने दी। गुड महोदय ने क्या बोला, भग्नाशा का अर्थ किसी इच्छा या आवश्यकताओं में बाधा पड़ने से उत्पन्न होने वाली संवेगात्मक तनाव, ठीक है। निम्नलिखित में से किसका कथन है कि किसी इच्छा या आवश्यकताओं में बाधा पड़ने से उत्पन्न होने वाला संवेगात्मक तनाव को भग्नाशा कहा गया, तो गुड महोदय ने बोला, ठीक है। और कॉलसैनिक ने क्या बोला कि भग्नाशा उस आवश्यकता की पूर्ति या लक्ष्य की प्राप्ति में अवरुद्ध होने या निष्फल होने की भावना है जिसे व्यक्ति महत्वपूर्ण समझता है, ठीक है। भग्नाशा दो प्रकार का, एक बाह्य होता है, एक आंतरिक होता है। बाह्य भग्नाशा उस परिस्थिति या परिणाम होती है जिसमें कोई बाह्य बाधा व्यक्ति को अपना लक्ष्य प्राप्त करने से रोकती है, ठीक है। आंतरिक इंटरनल में क्या होता है, आंतरिक भग्नाशा उस बाधा का परिणाम होती है जो स्वयं व्यक्ति में उत्पन्न होती है, ठीक है।
नेक्स्ट है भग्नाशा व व्यवहार। ठीक है, देखो भग्नाशा की दशा में बालक या व्यक्ति चार प्रकार से व्यवहार करता है। वह आक्रमणकारी बन जाता है, वह आत्मसमर्पण कर देता है, वह कुछ अन्य समय के लिए एकांतवासी बन जाता है, वह किसी रोग से ग्रस्त होने का विचार करता है। तो चार प्रकार के क्या हो सकते हैं भग्नावशा में जब आ जाएगा व्यक्ति, जब भग्नावशा में उसमें लक्षण आएंगे तो चार प्रकार का व्यवहार करेगा। वह आक्रमणकारी बन जाएगा, आत्मसमर्पण कर देगा, कुछ समय के लिए एकांतवासी बन जाएगा, वह किसी रोग से ग्रस्त होने का विचार करता है। ठीक है, भग्नाशा के कारण क्या क्या है, भग्नाशा के निम्नलिखित कारण है भौतिक वातावरण, सामाजिक वातावरण, अन्य व्यक्ति हो गया, आर्थिक कठिनाई होगी, ठीक है, और आपका शारीरिक दोष हो गया, विरोधी इच्छाएं होगी, विरोधी उद्देश्य और नैतिक आदर्श आपके क्या होते हैं इस भग्नाशा के कारण होते हैं। ठीक है, अब देखो हमने समायोजन जाना, भग्नाशा जाना, अब तीसरा हम जानते हैं तनाव क्या है। ठीक है, आप बोलते हैं कि मैं आजकल बहुत ही क्या है तनाव में हूं, तो आज जानते हैं तनाव का क्या अर्थ है, परिभाषा जानते हैं। तनाव व्यक्ति की शारीरिक और मनोवैज्ञानिक दशा है, यह उसमें उत्तेजना और असंतुलन उत्पन्न कर देता है एवं उसे परिस्थितियों के सामना करने के लिए क्रियाशील बनाता है। उदाहरण के लिए जब व्यक्ति को भूख लगती है तब उसमें तनाव उत्पन्न हो जाता है। जब आप में बहुत अधिक भूख लगती है तो आप में तनाव उत्पन्न हो जाता है, बेचैनी होने लगती है, आपको खाने का मन करता है, जब तक कुछ नहीं मिलेगा तो आप तनाव की स्थिति में रहते हैं। ठीक है, गेट्स व अन्य के अनुसार तनाव असंतुलन की दशा है। तनाव क्या है, असंतुलन की दशा है जो प्राणी को अपनी उत्तेजित दशा का अंत करने के लिए कोई कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। ठीक है, ड्रेवर महोदय ने क्या बोला, तनाव का अर्थ संतुलन के नष्ट होने की सामान्य भावना और परिस्थिति के किसी अत्यधिक संकटपूर्ण कारक का सामना करने के लिए व्यवहार में परिवर्तन करने की तत्परता ही क्या है, तनाव है। तनाव कम करने की विधियां दो प्रकार की होती है, एक प्रत्यक्ष होता है, एक अप्रत्यक्ष होता है। ठीक है, गेट्स व अन्य के अनुसार तनाव कम करने की ये विधियां व्यक्ति को अपने वातावरण से बहुत समय तक समायोजन करने या करने के लिए उपयुक्त हो सकती हैं, पर इनका उद्देश्य उसके कष्ट की भावना को सदैव कम करना होता है। ठीक है, तनाव कम करने की प्रत्यक्ष विधियों में गेट्स ने क्या लिखा कि प्रत्यक्ष विधियों का प्रयोग विशेष रूप से समायोजन की कमी, विशेष समस्या के स्थायी समाधान के लिए किया जाता है। तनाव कम करने की मुख्य प्रत्यक्ष विधियां निम्नलिखित हैं, बाधा का विनाश या निवारण हो गया, अन्य उपाय की खोज हो गई, अन्य लक्ष्यों का प्रतिस्थापन हो गया, व्याख्या व निर्णय हो गया। ठीक है, और तनाव कम करने का अप्रत्यक्ष विधि के अंदर गेट्स महोदय ने क्या बोला, अप्रत्यक्ष विधियों का प्रयोग केवल दुखपूर्ण तनाव को कम करने के लिए किया जाता है। तनाव कम करने की मुख्य अप्रत्यक्ष विधियां निम्नलिखित हैं, शोधन हो गया पहला, दूसरा आपका पृथक्करण हो गया, तीसरा आपका द्व्यस्वप्न हो गया, चौथा आपका क्या आत्मीकरण हो गया, पांचवा आपका क्या हो गया आपका निर्भरता हो गया। ठीक है, अब आप जानते हैं संघर्ष के बारे में हम परिचर्चा कर लेते हैं कि संघर्ष क्या है। ठीक है, संघर्ष का अर्थ और परिभाषा क्या होता है, संघर्ष का सामान्य अर्थ ही विपरीत विचारों, इच्छाओं, उद्देश्यों आदि का विरोध करना। ठीक है, आपके जो विपरीत विचार हैं, इच्छाएं हैं, उद्देश्य हैं, उनका विरोध करना है संघर्ष है। संघर्ष के अनेक रूप हो सकते हैं, जैसे एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से संघर्ष करता है। संघर्ष का मुख्य आधार उचित और अनुचित का विचार होता है। जैसे बालक जानता है कि उसके पिताजी का बटुआ अलमारी में रखा है तो वह उसमें से कुछ धन निकाल लेता है, पता चल जाने पर दंड मिलता है, तो दोनों के बीच संघर्ष उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, उदाहरण के द्वारा आप समझ गए हैं। परिभाषाएं जानते हैं, डगलस व हॉलैंड महोदय ने क्या बोला, संघर्ष का अर्थ विरोध और विपरीत इच्छाओं में तनाव के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होने वाली कष्टदायक संवेगात्मक दशा है। ठीक है, क्रो के अनुसार क्या बोला, संघर्ष उस समय उत्पन्न होते हैं जब व्यक्ति को अपने वातावरण में ऐसी शक्तियों का सामना करना पड़ता है जो उसके स्वयं के हितों और इच्छाओं के विरुद्ध कार्य करती हैं। ठीक है, फ्रायड महोदय ने बोला, ईद अहम परम अहम के मध्य सामंजस्य का अभाव होने से मानसिक द्वंद्व उत्पन्न होना ही संघर्ष है। ठीक, पूछ लेगा कि निम्नलिखित में से किसने संघर्ष के संदर्भ में ईद अहम परम अहम के मध्य सामंजस्य का अभाव होने से मानसिक द्वंद्व उत्पन्न होता है, किसका ये स्टेटमेंट है, तो फ्रायड महोदय का है, इंपोर्टेंट है, स्टार लगा लेना। ठीक है, क्रो ने क्या बोला, द्वंद्व या संघर्ष उस समय उत्पन्न होता है जब एक व्यक्ति को पर्यावरण की उन शक्तियों का सामना करना पड़ता है जो उसकी स्वयं की रुचियों और इच्छाओं के विपरीत कार्य करती है। ठीक है, संघर्ष के बचने से उपाय क्या होते हैं, समस्या उत्पन्न न होने देना। ठीक है, असमानताओं का सामना करने के लिए प्रशिक्षण देना, विरोधी स्थिति न आने देना,
परिस्थितियों का सामना करने का अवसर प्रदान करना और किसी विशेष न करने की अपेक्षा की जाए, बालक की शक्तियों को निर्देशित करना, निर्णय लेने के लिए प्रोत्साहित करना, बालकों की मानसिक चिकित्सा की जानी चाहिए, परिवार में विद्यालय का वातावरण विद्यालय के अनुरूप बनाना चाहिए। तो ये संघर्ष से बचने के क्या हैं, ये उपाय हैं। ठीक है, ये संघर्ष से बचने के उपाय हैं। आपने मानसिक स्वास्थ्य जाना, आपने तनाव जाना, आपने भग्नावस्था जाना, आपने संघर्ष जाना, आपने समायोजन जाना। अब नेक्स्ट इसमें टॉपिक है बाल अपराध। ठीक है, बाल अपराध के बारे में हम परिचर्चा करेंगे। तो हमने इस वीडियो में 3 से 4 से 5 टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं। ये इंपॉर्टेंट सेशन है आपके लिए। ठीक है, तो बाल अपराध क्या होता है? जब कोई व्यक्ति कानून का उल्लंघन प्रथम बार करता है, अर्थात उसमें अपराध का प्रारंभ हुआ है, तो उसे कानून की भाषा में क्या ऑफेंडर कहते हैं, ऑफेंडर कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, जब कोई क्या करता है, पहली बार अपराध करता है, अपराध करने की श्रेणी में आता है, कानून की भाषा में उसे ऑफेंडर कहा जाता है। ऑफेंडर को हम अपनी भाषा में दोषी कह सकते हैं। ठीक है, जिस व्यक्ति में अपराध की प्रवृत्ति आ जाती है उसे हम क्या बोलते हैं, डेलिवेंटर बोलते हैं, डेलिवेंट बोलते हैं या कहते हैं। डेलिवेंट शब्द में हम संस्कृति गर्भित हिंदी में कदाचारी कह सकते हैं। इसमें अपराध की प्रवृत्ति के साथ साथ अपराध की क्रिया भी होती है, अर्थात कदाचारी अपराध करता भी है। अपराधी की तीसरी श्रेणी आती है जिसे अंग्रेजी में क्रिमिनल कहते हैं। सुरक्षात्मक आयु के ऊपर 15 वर्ष से आयु तक के बालक यदि अपराध करते हैं तो उन्हें बाल अपराध की संज्ञा में रखते हैं। बाल अपराध की संज्ञा में उसे रखते हैं जो 15 वर्ष की आयु से नीचे होते हैं। ठीक है, इस आयु की दृष्टि के अपराधियों को हम निम्नलिखित श्रेणी में रख सकते हैं। पहला, इसमें सुरक्षात्मक आयु के नीचे अपराधी होंगे। दूसरा, आपका सुरक्षात्मक आयु 14 से 15 अथवा कहीं कहीं 16 वर्ष के बीच वाले बाल दोषी होंगे। तीसरा पॉइंट है, बाल दोषी की आयु के ऊपर किंतु आयु के एक निश्चित उच्चतम सीमा के नीचे नवयुवक दोषी तथा राज्य द्वारा स्वीकृत आयु का उच्चतम सीमा के ऊपर वयस्क अपराधी हो गया। ठीक है, बाल अपराधी से संबंधित मुख्य परिभाषाएं क्या है? वैलेंटाइन महोदय ने क्या बोला कि मोटे तौर पर बाल अपराध शब्द किसी कानून के भंग किए जाने का उल्लेख करता है। ठीक है, स्किनर ने क्या बोला, बाल अपराध की परिभाषा किसी कानून के उस उल्लंघन के रूप में की जाती है जो किसी वयस्क द्वारा किए जाने पर अपराध होता है। ठीक है, देखो क्लासमियर ने क्या बोला और गुडविन ने क्या बोला, बाल अपराधी वह बालक या युवक होता है जो बार बार उन कार्यों को करता है जो अपराधों के रूप में दंडनीय है। ठीक है, गुड के अनुसार कोई भी बालक जिसका व्यवहार सामान्य सामाजिक व्यवहार से इतना भिन्न हो जाए कि उसे समाज विरोधी कहा जा सके, वह बाल अपराधी है। ठीक है, डॉक्टर सेथना के अनुसार बाल अपराध में एक स्थान विशेष पर उस समय लागू कानून द्वारा निर्धारित एक निश्चित आयु के बालक या युवक द्वारा किए गए अनुचित कार्य सम्मिलित होता है। हीली के अनुसार वह बालक जो समाज द्वारा स्वीकृत आचरण का पालन नहीं करता है अपराधी कहा जाता है। ठीक है, मार्टिन न्यूमेयर ने क्या बोला, जो समाज विरोधी व्यवहार व्यक्तिगत तथा सामाजिक विघटन उत्पन्न करता है वह बाल अपराध कहा जाता है। ठीक है, देखो बाल अपराध के कारण क्या होते हैं, मेडिसन व जॉनसन ने क्या बोला, मेडिनस और जॉनसन ने क्या बोला कि सामाजिक समस्या के रूप में बाल अपराध की वृद्धि होती हुई जान पड़ती है। यह वृद्धि कुछ तो जनसंख्या की सामान्य वृद्धि है के परिणामस्वरूप उत्पन्न होती है, कुछ जनसंख्या के अधिक भाग ग्रामीण वातावरण के बजाय शहरी वातावरण में रहने के परिणामस्वरूप उत्पन्न होती है। हम इस प्रकार की वृद्धि की व्याख्या बाल अपराध के कारणों के आधार पर ही कर सकते हैं। ये कारण निम्नलिखित हैं, पहला आनुवंशिक कारण, दूसरा शारीरिक कारण, तीसरा मनोवैज्ञानिक कारण, चौथा सामाजिक कारण, पांचवा पारिवारिक कारण, छठा आपका विद्यालय संबंधी कारण, सातवां आपका संवाद वाहन साधन और आठवां आपका सांस्कृतिक कारण। ठीक है, बाल अपराध का उपचार कैसे किया जाए, ये 2 विधियों द्वारा किया जाता है। एक आपका मनोवैज्ञानिक विधि जिसमें मनोविश्लेषण हो गया, मनोअभिनय हो गया, खेल विधि हो गया। दूसरा आपका क्या हो गया, वैज्ञानिक विधि हो गया जिसमें कारावास, किशोर न्यायालय, प्रशिक्षण हो गया और किशोर बंदी गृह हो गया। ठीक है, और किशोर सुधार गृह हो गया और पोस्टल संस्थाएं होगी। ठीक है, बाल अपराध का निवारण कैसे किया जाए, बाल अपराध निवारण के परिवार, विद्यालय, समाज और राज्य का निम्न कार्य है। परिवार का कार्य क्या होता है, उत्तम वातावरण का निर्माण करना। आप बच्चे को अच्छा वातावरण देगा तो वो बाल अपराधी नहीं बनेगा। जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण, अब तो भारत कहाँ करेगा, चीन को भी पीछे छोड़ दिया इसने। ठीक है, पहले चीन पहले नंबर पे था, अब भारत ने अपना क्या कर दिया, भारत ने इसमें गोल्ड पदक जीत लिया। ठीक है,
बालकों का निर्देशन हो गया, बालकों का निरीक्षण हो गया, बालकों के प्रति उचित व्यवहार हो गया, बालकों के अध्ययन की उचित व्यवस्था होगी, बालकों की आवश्यकताओं की पूर्ति होगी, बालकों में अच्छी आदतों का निर्माण हो गया। इन सभी कार्यों अगर आप बच्चे में करेंगे तो वो अपराधी नहीं बनेगा। ठीक है। विद्यालय के कार्य उचित वातावरण प्रदान करना, गोष्ठियों की स्थापना करना, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का विकास करना, अच्छे पुस्तकालय की व्यवस्था करना, उपचारात्मकता व व्यावसायिक कक्षाएं खोलना और पाठ्य सहगामी की क्रियाओं को व्यवस्था करना, योग्य शिक्षकों की नियुक्ति करना। ठीक है। और समाज का कार्य क्या है? बालकों की राजनीति में पृथकता होगी, मनोरंजन की व्यवस्था होगी, निर्धन बालकों की आर्थिक सहायता होगी, चलचित्रों पर नियंत्रण हो गया, सामूहिक संघों का निर्माण हो गया, गंदी बस्ती की समाप्ति होगी, अनैतिक कार्यों पर प्रतिबंध हो गया। इन सभी से हम क्या बाल अपराध को रोक सकते हैं। ठीक है। तो हमने क्या मानसिक स्वास्थ्य के बारे में जाना, समायोजन के बारे में जाना, ठीक है, भगनावासा जाना, ठीक है, तनाव जाना, संघर्ष जाना, उसके बारे में बाल अपराध के बारे में जाना। महत्वपूर्ण श्रृंखला है। 6 टॉपिक हमने आपके सहायक अध्यापक की दृष्टि से इसमें कंप्लीट कर लिए हैं। वीडियो कहीं ना कहीं आपके लिए महत्वपूर्ण होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो अपने साथियों में शेयर कीजिएगा। तो इस वीडियो का पीडीएफ पाने के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप यूके टीचिंग परीक्षा को संलग्न कर सकते हैं। वहीं मैं इसका पीडीएफ नीचे वीडियो के नीचे तो मोर ऑप्शन में जाके आप क्या कर सकते हैं, इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। वहीं मैं टेलीग्राम का लिंक और व्हाट्सएप का लिंक नीचे वीडियो के टाइटल में भी लगा दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप संलग्न हो सकते हैं। बाकी संडे को जितने भी पीडीएफ आपको नहीं मिले हैं मैं वो आपको प्रोवाइड कर दूंगा। इसी प्रकार के वीडियो पाने के लिए और समय पर नोटिफिकेशन पाने के लिए समय पर क्या कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और साथ में जो बेल आइकन है उसे जब तक प्रेस नहीं करोगे तब तक आपको हमारे वीडियो को नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। हमारा उद्देश्य क्या है, आपको एक भावी शिक्षक और शिक्षिका के रूप में देखना है। थैंक यू सो मच।